नमस्कार। कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कर्तव्य आईएएस संस्थान द्वारा हाल ही में 67 बीपीएससी री एग्जाम को लेकर, जिसकी संभावित डेट 30 सितंबर है, उसको लेकर पीटी टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है और जो काफी लंबा लेक्चर हो गया था, तो आज हम कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी चीजों को डिस्कस कर लें, ताकि आज जो है लगभग 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर लें इसको अच्छे से। तो आइए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हम एक गड़बड़ हो गया था कि वेद त्रयी की बात की गई। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, वेद त्रयी में केवल 3 वेद आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वेद त्रयी में जो आज वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक। अथर्ववेद बाद की रचना है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, कौन सा था? इसमें अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है और सतारा है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपी बीसीएस में भी आ चुका है, जिसमें हैदराबाद को उसने सही माना था आयोग ने, लेकिन ये विवादित भी है, क्योंकि सहायक संधि जो प्रणाली थी वो अंग्रेजों द्वारा नहीं लाई गई थी। ये सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले द्वारा भारत में लाई गई थी। उसने हैदराबाद और कर्नाटक के विरुद्ध इस संधि का प्रयोग किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे एडॉप्ट किया, और वो जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध 1764 में, 1757 में प्लासी युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम, फिर अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, इनका त्रिगुट, और एक तरफ अंग्रेज जो सैन्य कमांडर मुनरो के नेतृत्व में जो युद्ध होता है, उसमें जो था अंग्रेजों की जीत होती है, मुनरो के नेतृत्व में जो सेना जीतती है। बाकी ये जो त्रिगुट होता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम मुगल सम्राट, और ये बंगाल के निर्वासित नवाब का जो त्रिगुट होता है, उसमें जो था ये त्रिगुट हार जाता है, और जीतता कौन है? आपका मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेज सेना। तो एकाएक अंग्रेजों को, यदि भारत के मैप को ये मान लिया जाए, हालांकि रफली है ये भारत का मैप, उत्तर भारत का लगभग आप देखेंगे तो बंगाल हो गया, उसमें बंगाल प्रोविंस काफी बड़ा था। बंगाल में आपका बिहार, उड़ीसा, ये सब भी थे, झारखंड, ये सब शामिल थे। बंगाल मतलब बांग्लादेश को अलग मत कर दीजिएगा, तो बांग्लादेश भी शामिल था, ये सब थे। तो बंगाल प्रोविंस तो मिला ही, साथ में आपका क्या मिल गया? अवध वाला सेक्टर मिल गया, और उस समय मुगलों के अधीन जो क्षेत्र थे वो मिल गए। तो एक काफी बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और इतने बड़े क्षेत्र पे कौन सी व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाए, इसको लेकर थोड़ा उनमें संशय था। तो उसके लिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय भारत में गवर्नर जनरल के पद से रिटायर होकर वो जा चुका था इंग्लैंड वापस, उसको पुनः वापस बुलाया गया, क्योंकि भारतीय मामलों के बारे में उसको एक बेहतर समझ थी। इस उद्देश्य से उसको बुलाया गया, और बुलाने के बाद क्लाइव ने 2 संधियां की, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में। और उसी संधि के थ्रू उसने अवध में एक अवध के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि का मतलब था कि आपके खर्चे पे अंग्रेजी सेना आपके राज्य में रहेगी, आपकी सुरक्षा करेगी, और समय समय पर उस सेना का सारा भरण पोषण आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब ये जो आपकी सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करिए, ठीक। तो बाकी किसी बाह्य कंट्री से वो संपर्क नहीं बना सकते, अंग्रेजों को मध्यस्थता कराने वाली बात थी। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो अवध के साथ सहायक संधि की गई थी 1765 में, लेकिन जो सहायक संधि मेनली जो चर्चा में रही वो वेलेजली के समय में, जो वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक जिसका कार्य रहा, लॉर्ड वेलेजली का, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक का इनका कार्यकाल था।
इस बीच में इन्होंने जो नीति अपनाई, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, उसके तहत उन्होंने जो नीति अपनाई वो सहायक संधि की नीति थी। और इनके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों का जो है क्या किया गया, समामेलन किया गया, जैसे मतलब सहायक संधि स्वीकार की गई। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में वेलेजली के द्वारा। हैदराबाद के नीचे देखिए मैसूर, उस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर की जो समाप्ति हुई लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई। तो हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, ये क्रम से हैं। हैदराबाद से 1798, मैसूर और तंजौर से 1799 में, फिर पेशवा, फिर भोसले, सिंधिया, फिर जयपुर, ऊंची, ये सब सेक्टरों के साथ वेलेजली ने सहायक संधि की। तो यदि वेलेजली की सहायक संधि की बात करें तो हैदराबाद सही होगा। यदि सहायक संधि की प्रथम बात की जाए तो वो अवध भी सही होगा। तो चूंकि विवादित क्वेश्चन ये बन सकता है तो ई उपयुक्त आंसर जो है इसमें ज्यादा सटीक बैठेगा, ई वाला। यदि यूपी के बेस पे देखा जाएगा तो हैदराबाद, ठीक है। क्योंकि बिहार का हर बोर्ड के अपने अलग अलग डिसीजन होते हैं, तो बिहार में ये वाला जो है थोड़ा सिस्टम अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कौन होगा, ये ई मारिएगा। वैसे तो अगर हमने बताया कि यूपी पीसीएस में हैदराबाद से ही माना था। अब पूछा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया। महालवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? जोनाना डंकन, थॉमस मुनरो, बी कार्नवालिस और हाल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था? उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में भू राजस्व वसूलने की 3 प्रमुख विधियां थी जो समय समय पर लागू की गई थी। सबसे पहले आती है आपकी इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त पहला। दूसरा जो है आपका आता है रैयतवाड़ी। तीसरा जो है आपका महालवाड़ी। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था उसको लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी ये पूर्वी यूपी जो बनारस वाला सेक्टर है यहां तक लागू किया गया था। तो लगभग 20% सेक्टर में आप मान लीजिए किसका विस्तार था, 20 से 22%। दूसरा था रैयतवाड़ी, ये दक्षिण भारत में लागू किया गया था। और दक्षिण भारत में भी मेनली जो मद्रास, कर्नाटक का कुर्ग, मुंबई, आसाम वाले सेक्टर में लागू, सबसे बड़े क्षेत्रफल में लागू किया था। लगभग 51% सेक्टर में इसको जो लागू करने का श्रेय दिया जाता है कैप्टन रीड और मुनरो। मेनली मुनरो है, कैप्टन मुनरो जो उसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। तो रैयतवाड़ी अर्थात इसमें जो किसानों से मतलब लगान वसूल किया जाता था वो डायरेक्ट किसानों से जो है अंग्रेज सरकार जाके लगान वसूल करती थी। इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या था, ये जमींदारी व्यवस्था थी, अर्थात ये इसमें जमींदारों से सरकार लगान वसूल करती थी। महालवाड़ी, महाल मतलब होता है गांव। ये उत्तर भारत में जो उत्तर भारतीय राज्य है आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ सेक्टरों में, तो वहां पे जो व्यवस्था लागू की गई थी वो महालवाड़ी, जैसे वर्तमान में गांव में मुखिया होता है, तो वहां पे क्या किया अंग्रेजों ने महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत डायरेक्ट गांव के मुखिया से संपर्क करके लगान को वसूल किया। तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो था आपके महाल मतलब गांव से डायरेक्ट लगान वसूल किया जाता था। इसके जो लागू करने का श्रेय दिया जाता है इसको तो हाल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। हाल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी, ये 1820 में लागू की गई थी महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो महालवाड़ी बंदोबस्त यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी लगान व्यवस्था लागू की गई तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महालवाड़ी लगभग 31% क्षेत्रफल पर, तीसरे नंबर पे इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय संबंधी सुधारों में उसका सलाहकार था। कॉर्नवालिस के न्याय संबंधी सुधारों में उसका सलाहकार जोनाना डंकन, जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट और सी वाला है जो है आपका सर विलियम जोन्स।
तो इसमें जो राइट ऑप्शन है सर विलियम जोन्स है। ठीक है, सर विलियम जोन्स को लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय संबंधित सुधारों का सलाहकार कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को न कहकर वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक, वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून, ब्रिटिश संसद द्वारा जो कानून पारित किया गया वो निकल गया, सॉरी घबराई है। तो कॉर्नवालिस के समय में वारेन हेस्टिंग मतलब सॉरी भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। इसी के समय में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश बनाई गई वो एलिजा एम्पे थी। ठीक, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 प्रमुख थे। कुल मिला के 4 सदस्य थी ये, जिसमें एलिजा एम्पे इसकी जो प्रधान न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कोलकाता में की गई थी एलिजा एम्पे के नेतृत्व में 1774 में। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग है। और कॉर्नवालिस में के बारे में बताया गया है, उसके समय में जो न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे। कॉर्नवालिस के बारे में बात की जाए तो गाजीपुर में इनकी कब्रगाह है। ठीक है, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई तो वहीं पे इनको दफना दिया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका को आरंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी पत्रिका को राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन डी सही है आपका। बाकी द्वारकानाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। इन्होंने जो स्थापित किया था लैंड होल्डर सोसाइटी, LHC, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। ये जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। राधाकांत BIA, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की थी। BIA, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या स्टैब्लिश किया था? तो ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से आप देखते हैं 1826 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, कानून बनाकर सती प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। किसके थ्रू? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे 1826 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये हुआ था। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था प्रथम थी? अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था प्रथम थी? पहला है बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, हिंदू कॉलेज कोलकाता कलकत्ता, एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई और मेयो कॉलेज, ठीक है, अजमेर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हिंदू कॉलेज कोलकाता है। हिंदू कॉलेज जो था कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। 1817 में इसको स्थापित किया गया था। इसको जो स्थापित किया था ये डच घड़ीसाज डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने, दोनों ने मिलकर इसको जो है स्टैब्लिश किया था। कौन? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है स्टैब्लिश किया था। इन दोनों लोगों ने। राजा राम मोहन राय पश्चिमी जगत के ज्ञान और विज्ञान से ज्यादा प्रभावित थे। वो चाहते थे कि भारत में भी इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू हो जो भारत को तर्कशील बनाए,
परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित जो भारत समाज था वो आधुनिक बने, वो ज्यादा प्रगतिशील बने, ज्यादा तार्किक बने, इस दिशा में प्रयास करने के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जहां पे विभिन्न विषयों की, रसायन, भौतिकी, इन सब विषयों की जो है शिक्षा दी जाती थी। तो जो आपका ऑप्शन दिया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए, तो हिंदू कॉलेज था। बाकी मेयो कॉलेज के बारे में जान लीजिए, लॉर्ड मेयो के समय में बनाया गया था, और ये देसी रियासत के जो राजकुमार थे, राजवाड़े थे, अर्थात एक एलिट वर्ग को शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मेयो कॉलेज अजमेर में जो स्टैब्लिश है, ठीक। और भारत के एकमात्र ये ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है, जिनकी हत्या भारत में कर दी गई थी, अंडमान निकोबार में। जब वो अंडमान निकोबार में जेल का दौरा करने गए थे, उसी समय एक अफगानी कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी अंडमान निकोबार में। तो भारत में एकमात्र जो गवर्नर जनरल जिसकी समाधि स्थित है, तो वो आपके कौन से थे, तो वो आपके कार्नवालिस थे। और किनकी हत्या की गई अंडमान निकोबार में, तो वो हमने देख ही लिया कौन से थे, मेयो कॉलेज के, ये लॉर्ड मेयो थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां पे, कि इंडियन लीग, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? इंडियन लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तीसरा है आपका रहीमतुल्लाह सियानी, और चौथा है डब्ल्यूसी बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रहीमतुल्लाह सियानी और डब्ल्यूसी बनर्जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। 1875-76 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इंडिया लीग की। ये आईसीएस अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज में नियुक्त हुए थे। असम कैडर में के दौरान, ड्यूटी के दौरान इनको जो है सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ध्यान में रखिएगा, ये 1875-76 में इन्होंने इंडिया लीग की स्थापना की। और इन्होंने कोलकाता में जो था उस समय, ये इंडियन लीग और या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में 1875-76 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस से पूर्व ये सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में था। कांग्रेस से पहले सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक संगठन जिसको भारत स्तर पे थोड़ी बहुत मान्यता मिली थी, वो कौन था? इंडियन लीग थी, जो इनके द्वारा एस्टेब्लिश की। इनके द्वारा एक पत्र भी निकाला गया था, बंगाली पत्र, ठीक। संपादक कौन थे? बाकी गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। रहीमतुल्लाह सियानी 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डब्ल्यूसी बनर्जी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। देमबंद आंदोलन की बात की जा रही। देमबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, देमबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भारत में? तो देमबंद आंदोलन जो था, वलीउल्लाह शिबली नामूनी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। देखिए, देमबंद आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? वलीउल्लाह शिबली नुमानी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो इसको जो प्रारंभ करने का शुरू किया था वो मिर्जा मोहम्मद कासिम ननौतवी ने किया था। राशिद अहमद गंगोई भी इससे शामिल थे देवबंद आंदोलन में। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, जो नॉर्थ जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पे ये स्थित है। वहीं पे ये शुरू किया गया था देवबंद आंदोलन 1866 के करीब स्टैब्लिश किया गया था। बाकी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो थे, अहमदिया आंदोलन से संबंधित थे। अहमदिया आंदोलन, शिबली
आपके जो थे ये आपके उलेमा आंदोलन से संबंधित थे, ठीक। तो देवबंद आंदोलन किससे, ये सी वाला सही है। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे, इंडियन, इंडियन ओपिनियन, द लीडर या इंडिया। तो वो कौन सा था, डी ऑप्शन आपका सही है, ई नहीं, डी इंडिया पत्र है। इंडिया पत्र के माध्यम से जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने भारतीय समस्याओं को ब्रिटेन की जनता से जागरूक कराया, क्योंकि इंग्लैंड में जो समाचार पत्र निकलते थे वो ब्रिटिश पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो भारतीय जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी अंग्रेजों के आने के बाद, उसको परिचित कराने के लिए इंडिया नामक पत्र का संपादन किया गया था। बाद में कांग्रेस के विचारों को भी इंडिया पत्र के माध्यम से वहां पे प्रकाशित किया गया, ठीक है। और बाकी द लीडर नाम से जो समाचार पत्र था, इसके संपादक आपके मदन मोहन मालवीय थे, ठीक। 1912-13 में इन्होंने इस पत्र की स्थापना की थी। फिर आपका 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बम के दर्शन किसने लिखे, किसने लिखा था, बम के दर्शन पुस्तक को किसने लिखा था, भगत सिंह, बीके दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। फिलॉसफी ऑफ बम, इसका इंग्लिश में पुस्तक का नाम क्या है, फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक। 1929 का समय था जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, जिस समय वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। चंद्रशेखर और भगवती चरण वोहरा और उनके कुछ साथियों ने मिलकर उसकी ट्रेन में, जिस बोगी में इरविन यात्रा कर रहा था भारतीय वायसराय, उसको उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो उड़ाने के प्रयास में बम से वो असफल रहा। जिस बोगी में वायसराय बैठा था वो बोगी बच गई, उसके बगल वाली बोगी उड़ गई। इसमें हल्की फुल्की चोटें भी आई इरविन को। इसी क्रांतिकारी गतिविधि के विरुद्ध गांधी जी ने अपनी एक लेख लिखा था अपने पत्र में, द कल्ट ऑफ बम करके एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना की थी। द कल्ट ऑफ बम नाम से एक लेख लिखा और उनमें क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो संकीर्ण मानसिकता का भारत में प्रतिनिधित्व करती हैं। ये इनके थ्रू यदि देश को आजादी मिलती है तो वो आजादी हमें मंजूर नहीं है, ऐसे लोगों से समाज या लोग दूरी बना के रखा। इन्होंने अपने ये कल्ट ऑफ बम में इन्होंने अपने बम के विरुद्ध या क्रांतिकारी गतिविधियों के विरुद्ध जो अपनी बातें थी उसको उन्होंने उजागर किया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण वोहरा ने यही गांधी जी के इस लेख का जवाब देने के लिए द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक को लिखा, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा सही है, ये है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जाए तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके संस्थापक सदस्यों में थे। इनका एक प्रसिद्ध जो गीत है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको इन्होंने फेमस बनाया था, इसको लिखा नहीं था, याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इसको जो लिखने वाले जो मूल लेखक थे वो बिस्मिल अजीमाबादी थे। यहां से बीपीएससी में क्वेश्चन बना है कि सरफरोशी की तमन्ना जो गीत है इसके लेखक कौन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को टिक मत करिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गीत को फेमस किया था, ठीक है, उनका प्रसिद्ध गीत था ये, लेकिन उसको जो लिखने का श्रेय था बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, ठीक है। बाकी भगत सिंह को आप जानते हैं कि नौजवान सभा की स्थापना की थी, बाद में HSRA से जुड़े, ठीक। अखिल भारतीय मजदूर संघ मतलब AITU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, ये क्या कह रहे हैं, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे B. सियाराज, NN जोशी, लाला लाजपत राय, SM डांगे।
तो इसके लेखक कौन, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। बाकी एन जोशी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। और एस.एम. डांगे ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कहां पे? मुंबई में की गई थी। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। गांधी जी की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। गांधी जी उस समय व्यस्त थे, आपके असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था, तो उसमें व्यस्त थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, कहां स्थित है? गुजरात, गुजरात नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। हरिपुरा जो स्थल है वो कहां पे स्थित है? तो आप गुजरात में स्थित है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। हरिपुरा कांग्रेस का गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, तो उसका पहला अधिवेशन कहाँ गांव में आयोजित होने वाला, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ था? तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस के द्वारा गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये कब हुआ था? तो 1937 में। ठीक, आप जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस दो कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे, एक तो हरिपुरा, एक त्रिपुरी। त्रिपुरी जो आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके अध्यक्ष रहे। बाद में त्रिपुरी में कांग्रेस कार्यकारिणी और सुभाष चंद्र बोस में जो मतभेद उत्पन्न होता है, उसके कारण त्रिपुरी मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे चलकर वो आईएनए से जुड़े, वो बात की बात है। तो कांग्रेस का हमने पढ़ा कि दो अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, एक हरिपुरा में की थी, एक त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन जो महाराष्ट्र में पड़ता है, 1937 में। जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक 1929 में होने वाला लाहौर अधिवेशन, एक 1936 में होने वाला आपका ये लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में होने वाला आपका कौन सा? ये फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन ए सही है। अब बात की जा रही है कि बाबा रामचंद्र कहां पर किसानों को संगठित किया? आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, कि अवध में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये अवध सेक्टर के किसानों को संगठित करने का कार्य किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र देव मुख्यतः गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर ऐसे थे जिनको अनुबंध के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य कुछ वर्षों के लिए विदेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाती थी। उसमें से एक आपके बाबा रामचंद्र थे। ये 12 साल के अनुबंध में फिजी द्वीप इनको भेजा गया था। वहां से वो फिर पलायित होकर भारत में आए और अयोध्या वाले सेक्टर जो वर्तमान में अयोध्या है, वहां पे जाकर सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लिया। उसके बाद रामायण कथा माध्यम से किसानों को संगठित करने का प्रयास इन्होंने किया। उसमें अवध वाले सेक्टर में किसान आंदोलन वैसे भी चल रहा था, तो ये ग्रामीण सेक्टर में घूम घूम कर किसानों को संगठित किया। और उसमें 1920 के दशक में ये जो था, उसमें अवध प्रांत के सबसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से एक, किसान नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो फिर बिहार की बात की जाए तो बिहार में कौन से किसान नेता सबसे फेमस रहे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, यहां से बिहार का ये पेटेंट क्वेश्चन रहा है, जहां से बार बार बिहार से क्वेश्चन बने हैं। दो उसके फेमस हैं, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक बाबू कुंवर सिंह। यहां से लगभग हर साल बिहार में 1 साल या 1.5 साल के गैप पे, 1 साल 2 साल के गैप पे लगभग जो है आपके क्वेश्चन आपके बनते रहे हैं। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे। तो अवध
किसान सभा। बिहार से कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया, मतलब नमक सत्याग्रह के समय? तो नमक सत्याग्रह के समय जो ये 4 ऑप्शन है, अब्बास तैयब जी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका नेतृत्व जो था अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, तो थोड़ा नमक सत्याग्रह को देख लीजिए। नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था, जो अंग्रेजों द्वारा नमक से टैक्स वसूला जा रहा था, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि और भी लंबी चौड़ी है, तो उस पर हम नहीं जाते, ये प्री और मेंस के दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो काफी लंबा टॉपिक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा तो इसी टॉपिक में चला जाएगा। तो नमक सत्याग्रह की बात की जा रही है। नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था गांधी द्वारा, कहां से? साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद जिले में पड़ता है, साबरमती आश्रम से दांडी, जो नवसारी जिले में पड़ता है गुजरात के, वहां तक की यात्रा गांधी जी ने की थी। और ये साबरमती से निकले थे 12 मार्च 1930 को, और दांडी में इन्होंने जो नमक कानून का उल्लंघन किया, कब? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा के और नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान से सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उन्होंने उसी आंदोलन, और ये जो गांधी जी का दांडी मार्च रहा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ये एक लंबी दूरी, इसको जो था उन्होंने 78 प्रतिनिधियों के साथ जो है प्रारंभ किया था, जिसमें इनके सहयोगी के रूप में अब्बास तैयब जी थे। काफी लंबे समय से गांधी जी के सहयोगी रहे। ये बड़ौदा में चीफ जस्टिस भी रहे थे, और साथ में जो वर्तमान में इतिहासकार इरफान हबीब का नाम आप सुनते हैं, वर्तमान इतिहासकार, उनके दादाजी भी थे। ठीक, अब्बास तैयब जी। ठीक, तो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इनको जो है कहा था कि यदि अंग्रेज द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप आंदोलन का नेतृत्व करिएगा। तो ये जिस समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरसना की तरफ आगमन करते हैं या बढ़ते हैं, तो उस समय इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको गिरफ्तार करने के बाद ये नेतृत्व किसके हाथों में खिसक के चला जाता है? तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व के हाथों में ये खिसक के चला जाता है नेतृत्व। उसके बाद सरोजनी नायडू को ने इसको जो है नेतृत्व किया। उसके बाद उनके गिरफ्तार होने के बाद फिर आगे नेतृत्व विभिन्न अन्य छोटे बड़े नेताओं के द्वारा समय समय पर किया गया। तो ये बातें याद रखेंगे। और ये भी पूछा गया था कि जो 12 मार्च से लेकर दांडी मार्च उनका था, साबरमती से लेकर दांडी तक, वो बिहार में पूछा था कितने दिनों में इन्होंने पूरा किया था। तो बिहार के हिसाब से वो 24 दिनों में इन्होंने पूरा किया था ये यात्रा। ठीक, अब कह रहे हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक जो था, इसमें 4 ऑप्शन देंगे। अबुल कलाम आजाद, 4 आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो इस प्रस्ताव के लेखक जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी द्वारा ओरली इस प्रस्ताव को बोला गया था, प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया था, ओरली बोला गया था, और इसको जो लिखने का कार्य किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल भारत छोड़ो प्रस्ताव या क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, इसमें यदि क्वेश्चन बने कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था ये नारा, याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? ये क्विट इंडिया अर्थात भारत छोड़ो की जो बात की गई थी, ये किसने कहा था? तो यूसुफ मेहर अली के कहने पर गांधी जी ने भारत छोड़ो इस आंदोलन का नाम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लास्ट लड़ाई थी 1942 लेकर 45 तक चली, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई थी, जिसके बाद अंग्रेजों को 2 साल बाद जो है अपना देश छोड़ के, ये भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था ये जुलाई में वर्धा नामक स्थान पर जो है
एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बनाई गई। आप जानते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को बिना बताए जो था भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। तो ऐसे में गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता काफी नाराज थे और उन्होंने जो था ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक आवाज उठाई और उन्होंने जो नारा दिया वो क्विट इंडिया मूवमेंट दिया। और उधर जापान जो एंटी पार्टी था ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में, उसका युद्ध का खतरा भी भारत पे बढ़ता चला आ रहा था, क्योंकि जापान ने ये पूरा का पूरा आप जो दक्षिण पूर्व एशिया देखते हैं उसको जीतते हुए म्यांमार की सीमा तक पर लगभग पहुंच चुका था। तो ऐसे में अंग्रेज जो खुद द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए थे, तो ऐसे में अंग्रेज भारत की सहायता नहीं करने में असमर्थ थे। तो अंग्रेज इसी को ध्यान में रखकर गांधी जी ने जो प्रस्ताव लाया वो भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया और 1942 में ये प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में। उसके लिए वर्धा जो महाराष्ट्र में स्थित है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बनाई गई। 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के कार्य समिति के अध्यक्ष जो रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 45 तक जो रामगढ़ अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन के बाद 1945 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में उस समय एक तो विश्व युद्ध की घटना चल रही थी, एक तो दूसरा ये क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे में आंतरिक अशांति के कारण ये कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाता है। तो 1940 से लेकर 45 तक जो भी कांग्रेस की वार्ताएं हुई उसमें जो अध्यक्षता की वो अबुल कलाम आजाद ने की, और आजादी से पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में रहने वाले अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, तो वर्धा में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई जुलाई 1942 में, जिसमें भारत छोड़ो की बात गांधी जी ने की, लेकिन उनके कुछ विरोधियों द्वारा ये बात कही गई कि नहीं, भारत छोड़ो अभी क्विट इंडिया मूवमेंट को स्थगित किया जाए, क्योंकि भारत अभी खुद ही आंतरिक स्थिति में ऐसा समय नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाएं। इसी समय गांधी जी ने अपना कहा था कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ी जो है आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, इसी वर्धा प्रस्ताव में कहा था। आगे चलकर जब जुलाई के बाद अगस्त में 7 अगस्त को ग्वालियर टैंक, प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में जहां पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त को फिर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें से भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको स्वीकार किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 8 अगस्त को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर अंग्रेजी सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो नेता विहीन अर्थात नेतृत्वकर्ता विहीन होकर भी एक लंबे समय तक चलता रहा। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान में रखेंगे बी। पच्चीसवां निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है गदर पार्टी 1913 में स्टैब्लिश, ये कहा यूएसए में स्टैब्लिश किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात सीपीआई 1924 कानपुर में सत्यभक्त ने किया था, लेकिन सत्यभक्त का यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर से सत्यभक्त ने किया था, लेकिन सत्यभक्त का कम्युनिस्ट पार्टी से विवाद हो जाता है, जिससे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी को वो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और राजनीति से संन्यास ले लेते हैं सत्यभक्त। और उसके बाद 1925 में श्रीपद अमृत डांगे ने 1925 में इसका जो है पुनर्गठन किया गया, शायद सिंगार वेलू चट्टियार ऐसे थे। तो 1925 में इसका पुनर्गठन महाराष्ट्र में किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। तो सीपीआई कब 1924 कानपुर सत्यभक्त में सबसे पहले भारत में स्थापित की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। ठीक, फिर दूसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्टेब्लिश इसको किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये सब इससे जो जुड़े रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में।
इससे पहले HSRA का नाम HRA था, जो 1924 में कानपुर में इसको स्टेब्लिश किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, अशफाकुल्ला खां, ये सब थे। तो HSRA अब व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? तो गदर पार्टी पहला, दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर पे आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1 2 4 3, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। क्लियर? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक, बॉयज एसोसिएशन की बात की जाए 26वें नंबर क्वेश्चन की, तो अशफाक खां, ये बिहार स्पेशल से रिलेटेड अब हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान में रखेंगे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना अशफाक खां ने, सूर्यदेव नारायण वर्मा ने, जगदीश्वर प्रसाद ने, सतीश चंद्र ने, ए या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 26 में देखा जाए तो इसकी स्थापना जो थी 1909 में की गई थी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी, और इसकी स्थापना का श्रेय सूर्यदेव नारायण वर्मा को जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। जबकि इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे अशफाक खां, ठीक। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। कहां पे की गई थी? दरभंगा में की गई थी। इसको स्टेब्लिश करने का श्रेय सूर्यनारायण वर्मा को जाता है, सूर्यदेव नारायण वर्मा को जाता है। जबकि इसको जो है क्या किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? अशफाक खां थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1909, 1903 नहीं, 1906 में हुई थी। 1909 में तो बिहार स्टूडेंट वाला, सॉरी 1906 में तो बॉयज एसोसिएशन हुआ था, और 1906 में आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस के प्रतिनिधि, मतलब बिहार के प्रतिनिधियों ने सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1888, 1887, 1886, 1885 में आपका 1887 है, ठीक। 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कांग्रेस का स्थापना के बाद 1885 में तीसरा अधिवेशन था। कैवा था? तीसरा। इसके अध्यक्ष जो थे, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसी में जो था बिहार के प्रतिनिधियों ने सबसे पहले, कहां पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। बाकी अन्य ऑप्शनों पे देखिए, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में उसमें अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक। WC बनर्जी मतलब बेमोस्टेन बनर्जी। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, कहां पे हुआ? कोलकाता में। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन रहे इसके? अध्यक्ष इसके रहे दादा भाई नौरोजी, ठीक। फिर चौथा कांग्रेस का, फिर 1887 में तीसरा, और 1888 में जो था आपका चौथा अधिवेशन था। ये कहां पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ, यूपी में, ठीक। इसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, बिहार में गो हत्या को रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं का गठन, गो हत्या
को लेकर गोरक्षणी सभाओं का गठन कब हुआ? तो 1882, 1887, 1897, 1893 या कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका 1893 है। इसी समय बिहार में जो है गोरक्षणी सभाओं का गठन हुआ और इसी गोरक्षणी सभा को लेकर गाय के हत्या के मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमानों में काफी संघर्ष भी दरभंगा, भागलपुर, ठीक है, ये शाहाबाद, इन सब जिलों में जो है देखने को मिला। तीसवां क्वेश्चन है आपका, बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए, अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन हुए, परिणाम स्वरूप बंगाल से बिहार, उड़ीसा अलग हुए और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, क्या पूछा है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 5 विकल्प दिए गए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मुरली सिंह, जेबी कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार की स्थापना को लेकर हर बार लगभग क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इससे पहले एक बार क्वेश्चन बना था, बिहार का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है या आधुनिक बिहार के निर्माता कौन थे? तो इनको माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, क्यों आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है इनको? देखिए 1912 से पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी का नाम आप सुनते हैं, उसमें कुल मिला के वर्तमान में यदि राज्यों की बात की जाए तो एक देश, बाकी 4 राज्य शामिल थे। एक देश का मतलब बांग्लादेश का जो वर्तमान में प्रोविंस देख रहे हैं वो उसमें शामिल था बंगाल प्रेसिडेंसी में। बांग्लादेश हो गया एक देश, और बाकी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल देख रहे हैं वो शामिल था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। फिर बिहार वर्तमान में जो देख रहे हैं वो है, फिर आपका झारखंड हो गया और फिर उड़ीसा हो गया। तो उस समय जो था ये पूरा का पूरा क्षेत्र था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। और बिहार, जो बिहारी लोगों द्वारा जो बंगाल से अलग होने की मांग इस आधार पर की जा रही थी कि जो सरकारी सेवाएं या सुविधाओं के लाभ थे वो बंगाली अधिक उठा ले जा रहे थे, जबकि बिहारी इन सब सेक्टरों में थोड़े पिछड़े हुए थे शिक्षा उच्छा के मामले में, इसलिए उनको सरकारी सेवाओं में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और अन्य योजनाओं परियोजनाओं से वो थोड़े वंचित रह जा रहे थे। ऐसे में जो बिहार के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग उठाई और उन्होंने द बिहार टाइम्स नामक पत्रिका जो पटना से निकाली गई, जिसके संपादक, प्रधान संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद या महेश नारायण थे, बाबू महेश्वर प्रसाद या महेश नारायण, उनके द्वारा सर्वप्रथम ये मांग की गई कि बंगाल से जो है बिहार को अलग कर दिया जाए। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहले मांग उठाई और इसी के संपादन, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन सच्चिदानंद सिन्हा भी जुड़े हुए थे। लेकिन कालांतर में जब महेश्वर बाबू की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आंदोलन की कमान सच्चिदानंद सिन्हा के हाथों में आती है। और सच्चिदानंद सिन्हा के जो हाथों में आती है तो इसमें कई सारे बुद्धिजीवी और नेता जुड़ते चले गए। जैसे आप जेबी कृपलानी का नाम देख रहे हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम सुन रहे हैं, मजरुल हक का नाम सुनते हैं। तो ये सब नेता जो है उससे जो है जुड़ते चले गए। बाद में ये आंदोलन के तहत ही 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, तो उस समय बिहार और उड़ीसा, और उसमें झारखंड भी था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को अलग कर दिया गया बंगाल से। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो 1905 में शुरू किया गया था बंगाल विभाजन वाली बात। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन की बात की गई थी तो उसको, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बिहार, उड़ीसा और वर्तमान में झारखंड को ले लीजिए, तो इन तीनों को लेकर एक नए राज्य को गठन करने की बात की गई थी। और उसकी जो रूपरेखा, डिजाइन कैसा होगा, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, उसकी सीमा रेखा क्या होगी, ये सब जो है 22 मार्च 1912 तक डिसाइड हो गया था। ठीक, और जो नया प्रोविंस बंगाल से काट के अलग किया जा रहा था ये 3 राज्यों का, जिसमें बिहार था, उड़ीसा था, वो वर्तमान में जो है आप देख रहे हैं झारखंड था। इन
उसका सारा खाका प्रारूप और नाम डिसाइड कर लिया गया था। इसलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार में जो है क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन उसकी जो अलग ऑफिशियल डेट था वो 1 अप्रैल था, जबकि बिहार को वर्तमान नाम बिहार नाम इसी समय 22 मार्च को मिल गया, इसलिए बिहार दिवस इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद बिहार से उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया, तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया। क्लियर। अब बचे रह गए बिहार में बिहार और झारखंड। तो बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को, जब 3 नए राज्यों का गठन किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ और बिहार से काटकर झारखंड। 15 नवंबर 2000 को जो वर्तमान में बिहार का मैप आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक इस प्रकार का जो बिहार का वर्तमान में मैप है, तो वो कब अस्तित्व में आया, वो वर्तमान बिहार कब अस्तित्व में आया, 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करता था। ठीक, पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किए गए थे। अपनी मर्जी में, इंडियन व्यू में, क्रांतिकारी और पाटलिपुत्रा। तो ये आपका सही है डी, पाटलिपुत्रा में जो है क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सत्ययुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। ठीक, बलदेव नारायण, महेश नारायण, बाबू महेश्वरी, पुरुषोत्तम नारायण मेहता या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो प्रकाशन का कार्य किया था सत्ययुग नामक पत्रिका, वो बाबू महेश नारायण ने किया था। ये आपका कैवा क्वेश्चन है, तो आपका 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33। रेवती नाम नहीं, ये रेवती नाग है। रेवती नाग किस जिले से संबंधित है। ठीक, ये रेवती नाग जो थे ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। थोड़ा सा ये देख लीजिए, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन वैसे तो इसका गठन 1902 में कर दिया गया था, ज्ञानेंद्र नाथ बसु और वरिंद्र कुमार घोष, ऐसे कई सारे युवा क्रांतिकारियों के द्वारा। क्योंकि देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की जो उद्भव हुआ उसके पीछे कांग्रेस का नरम दलीय रवैया था। कांग्रेस अपनी मांगों को मनवाने में ब्रिटिश साम्राज्य से असफल रहा, जिससे नाराज होकर युवाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो हिंसा के तरीकों का सहारा लिया गया, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया। भारत के लिए वो क्रांतिकारी आंदोलन था, जबकि वो ब्रिटेन के लिए आतंकवादी आंदोलन था। वो क्या है, वो क्या नहीं है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, जब हिस्ट्री की क्लास इस पे ली जाएगी यूट्यूब पे, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बस नॉर्मली चीजों को देख रहे थे। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जब हुई तो भारतीय अनुशीलन समिति के नाम से की गई थी। उसमें मिदनापुर में इसकी एक शाखा थी, 1902 में स्थापित की ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। बाद में चलकर 1907 में से पहले जो भारतीय अनुशीलन समिति है उसका नाम कट कर दिया गया और उसको अनुशीलन समिति का नाम दिया गया। और ये नाम देने का श्रेय किसको दिया जाता है, प्रमथनाथ मित्रा को दिया जाता है, पीएम मित्रा। पीएम मित्रा को दिया जाता है। उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में पुनर्गठित किया गया। इसको अनुशीलन समिति को कहां पे, कोलकाता में। ठीक, इसमें दो प्रमुख हैं, वरिंद्र कुमार घोष जो अरविंदो घोष के भाई थे, और दूसरा कौन थे आपके, वो भूपेंद्र नाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे।
इनके द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इसी का एक कार्यालय जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में खोला गया था, जिसे ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता था। इसी ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में रेवती नाग को भागलपुर जिले में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए इनको भेजा गया था। और ढाका अनुशीलन समिति द्वारा आपके जो है बक्सर जिले में यदुनाथ को भेजा गया था, जिन्होंने वहां पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। और अनुशीलन समिति के एक सदस्य सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में 1913 में सर्वप्रथम जो था अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये बीपीएससी में पूछा गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किसने की, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ठीक, और यहाँ पे क्या रेवती नाग ने किस जिले से संबंधित थे क्रांतिकारी गतिविधि से, तो भागलपुर से। यदि पूछा जाए यदुनाथ सरकार किस जिले से यदुनाथ किस जिले से संबंधित थे जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बिहार में प्रोत्साहन दिया, तो आप बताएंगे बक्सर जिले से संबंधित। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34वां। किस समाचार पत्र ने चंपारण के रैयत की अत्याचार पर लगातार निबंध को प्रकाशित किया? किस समाचार पत्र ने चंपारण के रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध को प्रकाशित किया? तो ये प्रताप नामक पत्रिका थी, इसी ने प्रकाशित किया। बाकी यंग इंडिया आप जानते हैं गांधी जी की था, उसमें गांधी जी खुद ही चंपारण की समस्या से अनभिज्ञ थे। बाकी पुस्तिका पॉइनियर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंग्रेजी में संपादित। यंग इंडिया, दो इनके पत्र थे, यंग इंडिया और हरिजन। ये 1933-34 के आसपास इन्होंने इस पत्र को जो है निकाला था। उसके बाद न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया इनकी है और न्यू इंडिया किसकी है, वो आपकी एनी बेसेंट की है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो प्रताप नामक पत्रिका ने चंपारण में रैयतों की समस्या को उठाने का प्रयास किया था। और ये चंपारण में जो किसान आंदोलन थे 1917 में, तो चंपारण सत्याग्रह फेमस हुआ। उसके पहले चंपारण, जब गांधी जी उससे जुड़े तब तो फेमस हुआ। उससे पहले चंपारण में कई बार किसान आंदोलन कर चुके थे, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए, इसलिए उसको इतिहास में उतना स्थान नहीं दिया गया। उसी 1906 और 7 के दौर में जब चंपारण में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उसी समय प्रताप नामक पत्रिका ने इस आंदोलन या चंपारण किसानों की समस्या को अपने लेखों के माध्यम से प्रकाशित किया, जिसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाइयां भी की गई थी। तो याद रखेंगे चंपारण की जो समस्या थी वो क्या थी, 3 कठिया प्रथा आपने सुना होगा। 1 कट्ठा मतलब 1 बिस्वा, जैसे गांव में 20 बिस्से की खेती होती है, 20 बिस्से का 1 बीघा होता है, वैसे। तो 3 कठिया प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 3 कठिया की प्रथा कहाँ थी? चंपारण जिले में थी, अर्थात 3/20। मतलब आपको 20 बिस्से में से 3 बिस्से पे आपको नील की खेती करनी है, और 3 बिस्से में किस भूमि पर नील की खेती करनी है ये डिसाइड कौन करेगा? ये अंग्रेज करेंगे। तो वो 3 कट्ठा या 3 बिस्से की जो जमीन होती थी वो अंग्रेज डिसाइड करते हैं कि इसमें से किस भूमि पर ये खेती की जाएगी, नील की खेती की जाएगी। और नील की खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये जिस भूमि पर उपजाया जाता था उस भूमि को लगभग बंजर बना देता था। ऐसे में अंग्रेज केवल उपजाऊ क्षेत्र को चुनते थे जो 20 बिस्से में से था। ऐसे में किसानों के सामने खाद्यान्न संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थी, जबकि किसानों को लाभ नील की खेती से उतना नहीं होता था, क्योंकि उससे पहले 1890 से के दशक में जर्मनी में कृत्रिम रंग से नीलों का आविष्कार हो चुका था, कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो चुका था, जिससे कपड़े की रंगाई और बुनाई आसानी से की जाती थी। अब ये जो खेतों में उपजाया गया नील था, जिसमें मानवीय श्रम अत्यधिक लगता था, इसको मार्केट में वो कंप्लीट जर्मनी के नीलों के साथ, जर्मनी के रंगों के साथ नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई फैक्ट्री में वो उत्पादित हो रहा है और ये हाथ से, तो इन्होंने क्या किया कि इसकी लागत को कम किया जाए। तो लागत को कम करने का क्या तरीका था कि किसानों को जो लाभ दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उसको कम कर दिया जाए। जब पैसा कम कर दिया गया, उत्पीड़न बढ़ा दिया गया, तो किसान असंतुष्ट थे और असंतुष्टता उनमें बढ़ी। आगे चलकर 1917 में गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, यही 3 कठिया प्रथा के विरोध में। ठीक,
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉ कॉलेज नहीं छोड़ा था, ये इसमें वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, जो हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, बाबू ज्वाला सिंह और बाबू बजरंग सहाय जो है, इनमें बजरंग सहाय सही है। इन्होंने जो है लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें लॉ की डिग्री इन्होंने छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बाकी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी 2 उपाधियों को त्याग किया था, बोअर पदक और जुलू पदक और कैसर-ए हिंद। ठीक, बोअर पदक, जुलू पदक और कैसर-ए-हिंद ये गांधी जी की उपाधियां थी जिन्होंने 1920 में इन्होंने त्याग किया था। बोअर पदक और जुलू पदक, ये बोअर युद्ध हुआ था इंग्लैंड का, उसमें इन्होंने दक्षिण अफ्रीका अपने प्रवास के दौरान जो था काफी बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका निभाई थी, तो इसलिए इनको जो है बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। तो बोअर पदक, जुलू पदक, कैसर-ए-हिंद ये 3 उपाधियां जो था किसने त्याग दिया था? गांधी जी ने त्याग दिया था। बाकी बाबू बजरंग सहाय ने, आप देख रहे हैं। फिर सैयद मोहम्मद शेर जो पटना लॉ कॉलेज से संबंध में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी लॉ की डिग्री छोड़ दी थी, सैयद मोहम्मद शेर, ठीक, पटना लॉ कॉलेज से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानमंडल का मानसून, पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से शुरू हो जा रहा है, तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था अनुच्छेद में व्यवस्था है कि बैठक के लिए कहीं पे भी स्थान निर्धारित किया जा सकता है? जैसे इस क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे संसद में क्या होता है कि हमारे जो विधायी कार्य होता है वो संसद में जो सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सब सत्रों के माध्यम से बैठ के आयोजित होते हैं, जहाँ पे विधियों का निर्माण किया जाता है, कुछ विधियों का निरसन किया जाता है, अर्थात विधायी संबंधी कार्य संसद में किया जाता है जो दिल्ली में स्थित है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स स्थान नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो संसद की बैठक जो है दिल्ली से इतर अन्य किसी राज्य में भी कर सकती है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। ऐसा ही सेम प्रावधान राज्यों के लिए भी किया गया है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि विधानसभा के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में 174 में बताया गया है। उसी में साफ साफ लिखा गया है 174 के फर्स्ट में, इसमें दिया गया 174 फर्स्ट, 174 2, 174 3 और 174 4। 174 फर्स्ट में साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल चाहे तो संसद में विधानसभा की बैठक विधानसभा कार्यालय से, विधानसभा भवन से इतर भी आयोजित कर सकता है। जबकि आप जानते हैं कि राज्यपाल का ये विवेकाधिकार नहीं है, इसमें उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं मनमानी जब मन करे जब बुला ले। ठीक, तो 174 फर्स्ट इसका सही है। ठीक, आप जानते हैं संसद के सत्र को कौन आहूत करता है, विधानसभा के सत्र को कौन आहूत करता है या उसका विघटन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। और इसी में कहा गया है कि विधानसभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक, पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच में जो गैप होना चाहिए 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 74 फर्स्ट में ही कहा, 174 के फर्स्ट में ही कहा गया है। ठीक, अर्थात मैक्सिमम गैप पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच में कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन किया गया है? ठीक, आप जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, ठीक है, उसके थ्रू जो नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 40 था उसको मूर्त रूप दिया गया। किसके थ्रू? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या करके? पंचायत को संवैधानिक दर्जा देकर जो है
मूर्त रूप दिया गया और इसमें भागों को जोड़ा गया, 2 भागों को जोड़ा गया 73वें 74वें संविधान, सॉरी 2 भागों को जोड़ा गया। एक भाग में देखिए भाग 9 और 9 का क, 9 और 9 का क, 9 में जो है पंचायत और 9 का क में जो है आपका इसका उल्लेख है नगर पालिका का। फिर आपकी अनुसूचियों में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं तो ये ध्यान रखेंगे, जो 2 अनुसूचियां हैं वो आपकी 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो आपकी किससे संबंधित है, नगर पालिका से। तो ये 2 अनुसूचियां जोड़ी गई। बाकी पंचायत में जो विषय निर्धारित किए गए हैं वो कितने विषय हैं पंचायतों के लिए, तो कुल मिला के 29 विषय पंचायतों के लिए, 18 विषय नगर पालिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक, पंचायतों के लिए कितने विषय, 29 विषय मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया है और नगर पालिका के लिए कुल 18 विषय। तो ये 29 विषय ये जो है पूरे जो है मतलब 29 से 29 विषय जो है पूरे के पूरे जो है पंचायत को प्राप्त नहीं होते। ये राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य विधानमंडल ये करे, डिसाइड कर सकते हैं कि 29 विषय में से इसमें स्वच्छता, सफाई, ठीक, ये सब जो विषय आते हैं तो वो सब चीजें जो है राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा कि कौन से अधिकार अपने क्षेत्र में वो पंचायतों को देगा और कौन से अधिकार नहीं देगा। इसमें जो अभी 67 बीपीएससी हुआ जिसको कैंसिल कर दिया गया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में, ठीक, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, तो वो 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के थ्रू उनको प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि अनुच्छेद में पंचायत का गठन किया गया, तो इसमें 262 दिया है। 262 आपका किसका बात करता है, वो जल आयोग के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 263 किसकी बात करता है, ये अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, यदि राज्यों के मध्य में आपसी विवाद हो जाते हैं या राज्य और केंद्र के मध्य में आपसी विवाद हो जाता है तो उनको सुलझाने के लिए वो कोर्ट न जाकर चाहे तो अंतरराज्यीय परिषद के माध्यम से वो सुलझा सकते हैं इस मामले को। इसकी व्यवस्था 263 में की गई है और इस अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है 263 के तहत वो कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और लेकिन इसकी जो नियुक्ति या इसका गठन कौन करता है अंतरराज्यीय परिषद का, तो ये याद रखिएगा 2017 पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, उसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी ये जो पूछा है पंचायत के गठन की बात किसमें की गई है, तो 243 के ख में की गई है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान निर्माताओं के भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है 38वें नंबर में, वो आपको क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। दूसरा दिया है उद्देशिका, तीसरा दिया है मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका संविधान की भूमिका है। जैसे किसी भी आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं तो भूमिका हमारी क्या होती है, जो हमारी आंसर राइटिंग होती है उसका पूरा जो है निचोड़ उसमें होता है कि नहीं हम क्या कहने वाले हैं। ठीक, उसको निर्धारित करता है आपकी भूमिका। तो उसी प्रकार जो संविधान की भूमिका है जिसे हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, वो जो क्या है भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आपको संविधान को पूरा नहीं पढ़ना है, यदि नहीं समझना है और आपको ये समझना है कि संविधान में क्या बातें बताई गई हैं या संविधान सभा किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, तो उसको जो है बताने का कार्य भारत आपकी संविधान की उद्देशिका करती है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
स्वच्छ गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, जो भी है काफी लंबा, ठीक, जो भी है उसमें आगे पूरा उद्देश्य में बताया गया, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक, इन सब चीजों की बातें की गई हैं, जो ये दर्शाता है कि संविधान सभा के सदस्य एक कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। बात उद्देशिका की जाए तो 13 दिसंबर 1946 को तेरह दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष, और जिसको स्वीकृति कब मिली, जिसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को मिली। उसमें वही जो है आगे चलकर कुछ संशोधनों के साथ संविधान की उद्देशिका बनी या प्रस्तावना बनी। तो इसमें जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो उद्देशिका मूल कर्तव्य आप जानते हैं कि राज्य के प्रति व्यक्तियों की जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति व्यक्तियों की जिम्मेदारी, उसको बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन चीजों की बातें की गई है कि संविधान मतलब आपके शासन में जो मूलभूत होने चाहिए, किसी भी राज्य को अपने विधान बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बात किसमें बताई गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताई गई है। फिर बाकी मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है, वो व्यक्ति के लिए प्रदान किया गया। मूल अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एक अध्यक्षात्मक, दूसरा संसदात्मक, संघात्मक और स्वतंत्र न्यायपालिका या ई। तो इसमें से कौन सा है, अध्यक्षात्मक, ठीक, अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहां की है, अमेरिकी संविधान की है, ठीक, जबकि संसदात्मक, संघात्मक और स्वतंत्र न्यायपालिका ये सब किसकी विशेषता है, आपके भारतीय संविधान की है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार किस अधिकार के थ्रू कार्य करते हैं, उनको ये अधिकार देता कौन है कि विधि बनाना है, इन चीजों पे आप विधि बना सकते हैं, इन चीजों पे विधि नहीं बना सकते हैं। संसद या केंद्र सरकार को ये कौन बताता है कि नहीं आप राज्य सूची के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसको बताने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये सब जो अधिकार जो प्रदान किए गए हैं राज्यों को, केंद्र को, ठीक, कि आपातकाल लगा देना, ये सब कर देना, ठीक, वो कौन प्रदान कर, भारत की संसद प्रदान करती है, नहीं, संसद तो विधायिका का निर्माण का कार्य करती है, वो अधिकार नहीं प्रदान करती है। ये प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो ऐसा कोई कार्य करता नहीं, तो कौन करता है, तो भारत का संविधान करता है। संविधान में ही तो बातें लिखी गई हैं, कौन सी बातें राज्य सूची में है, कौन सी बातें संघ सूची में है, कौन सी बातें समवर्ती सूची में है, ये सब बातें कौन करता है, तो भारत का संविधान ही आपको क्या करता है, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्रदान करने का कार्य भारत का संविधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आइए तेजी से डिस्कस करते हैं। यदि भारत के संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में जो है संशोधन करने की आवश्यकता होगी, ठीक, जैसे अभी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया, या आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को अलग किया गया, तो उसके तहत किस जो है संविधान, किस अनुसूची में संशोधन किया गया। तो जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है उसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, ठीक, उसमें राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के बातें की गई हैं, पहली अनुसूची में बात की गई है। ये सब बातें केंद्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के नाम क्या होंगे, उनका विस्तार क्या होगा, ये सब बातें किसमें उल्लिखित हैं, तो
पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। तो जब भी आपको नए राज्यों का सृजन करना होगा या राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट करना होगा तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात संसद को पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो ये प्रथम अनुसूची होगी जिसमें संशोधन संसद को करना पड़ेगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। और इस प्रकार का संविधान संशोधन किसी भी अनुच्छेद 4 में साफ साफ कहा गया है, राज्यों का नाम परिवर्तन करना, राज्यों की सीमा में बदलाव करना, ठीक, नए विदेशी राज्यों को भारतीय भूभाग में शामिल करना। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर चाइना का तिब्बत वाला एरिया यदि भारत लेता है तो वो जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं लेगा, वो संसद में साधारण बहुमत से जो है पारित किया जा सकता है, उसको किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको संशोधन केवल प्रथम अनुसूची में करना पड़ेगा, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, कि उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, काफी तामझाम करने का, तो ये सब नहीं है उसमें। तो ये याद रखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु, नागरिकता के अर्जन मतलब नागरिकता, कौन व्यक्ति नागरिक बनेगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं बनेगा, किन किन शर्तों पे विदेशियों को भारत में नागरिकता मिलेगी और किन किन शर्तों पर भारतीयों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करने में सक्षम है राष्ट्रपति करेगा? नहीं, चुनाव आयोग, संसद। तो ये, और डी क्या है? संसद और राज्य की विधानसभा। तो राज्य की विधानसभाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि राज्य की विधानसभाएं करने लगी तो हर राज्य में अपने अपने नियम कानून हो जाएंगे, तो देश में जो एकता या यूनिफाई भारत है, जो कहा जाता है कि भारत विभिन्न फूलों से बना गुलदस्ता है, अर्थात जो उसकी विविधता है उसको ठेस पहुंच जाएगी। और जितनी स्वतंत्रता से आप वर्तमान समय में काम या रोजगार या शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आप अन्य सेक्टरों में, शहरों में पहुंच बना पाते हैं रोजगार के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी में आपको जो है वो आपकी पहुंच में जो है समस्या उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया। किसको दिया गया? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी बातों की चर्चा की गई है, जिसमें से अनुच्छेद 11 ये साफ साफ कहता है कि संसद, न कि राज्य विधानसभाएं, संसद को यह अधिकार होगा कि वो जो है किसी व्यक्ति को जो है नागरिक दे, कैसे नागरिकता के प्रावधान करे, ये सब सारा डिसाइड कौन करेगा? तो संसद करेगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। भारत में नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता से मतलब ये है कि आपको राज्य की अलग नागरिकता नहीं लेनी है, केंद्र की अलग नागरिकता नहीं लेनी है। राज्यसभा चुनाव होंगे तो आपकी अलग वोटर आईडी होगी, और जब लोकसभा चुनाव होंगे तब आपकी अलग वोटर आईडी होगी। ऐसा तो है नहीं, आपकी वोटर आईडी तो एक ही होती है। आपका आधार कार्ड तो एक ही बनता है, चाहे वो यहाँ राज्य में बनवा लीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार, मतलब राज्य या केंद्र सरकार का अलग अलग तो आधार कार्ड होता नहीं है। ये अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, तो वहां पे राज्य की अपनी अलग होती है और केंद्र की अपनी अलग होती है। तो भारत में जो इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता है, तो भारत ने भी इकहरी नागरिकता को अपनाया है। तो ये आपका, आइए इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियोजन लगाता है? ठीक, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियोजन कौन सा अनुच्छेद लगाता है, यह पूछा गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल व जाति लिंग के आधार पर। 16 लोक नियोजन में अवसर के समय, अर्थात सरकारी नौकरियों में जो है आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, उसके बारे में बात किया गया है। और 17 ठीक
17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अर्थात छुआछूत ये सब चीजों के अंत की बात करता है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में के तहत क्या है, राज्य कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, तो आपका अनुच्छेद 14 जिसमें कहा गया है कि राज्य विधि के समस्त समानता और विधि के समान संरक्षण को लागू करेगी। ये विधि के समस्त समता क्या है, विधि के समान संरक्षण क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गांव का एक गरीब किसान होगा या मजदूर होगा दिहाड़ी करने वाला, चाहे वो अंबानी होंगे या अडानी होंगे या अन्य कोई प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उसके लिए भी यदि हत्या करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है तो वो उस आम आदमी को भी मिलेगी और वो उस राष्ट्रपति को भी मिलेगी जिसने इस कृत्य को किया है। अर्थात राज्य विधि बनाने में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि उसकी सामाजिक हैसियत थोड़ी ऊपर है और किसी के नीचे है। तो विधि की समस्त समानता ये बात करता है, लेकिन विधि की समस्त समानता जो है पूरे व्यक्तियों को एक तराजू से तौलता है, अर्थात कोई भी कानून और नियम बनाए जाएंगे तो वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बनाए जाएंगे। ठीक, लेकिन क्या ये सही था कि एक व्यक्ति एक महिला और एक पुरुष की बराबरी कर दी जाए क्या, अर्थात एक महिला के लिए जो विधि होगी एक पुरुष के लिए भी वही विधि कर दी जाए। जो महिला पहले से दबे कुचले में आती है या एससी और एसटी समुदाय जो है दबे कुचले वर्गों में आते हैं, तो उनको कह दिया गया भाई सिविल परीक्षा में आप लोगों को समान रूप से अधिकार है, आप लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो तबका जो दबा हुआ है हजारों वर्षों से गुलामी की को झेले हुए है और जिसके पास इतने संसाधन नहीं, वो शिक्षा के अधिकार तक, शिक्षा तक अपनी पहुंच बना सकते और एक अफोर्डेबल शिक्षा वो प्राप्त कर सके, तो क्या वो उसके लिए वो सुलभ हो पाएगा? क्या वो एक जनरल व्यक्ति के साथ कम्पीट कर पाएगा जो संसाधन संपन्न व्यक्ति है? तो ऑब्वियस सी बात है वो संसाधन संपन्न व्यक्ति जो है उसमें प्रतिभाग कर पाएगा, वही सेलेक्ट होगा, बाकी नहीं हो पाएंगे। तो विधि के समस्त समानता एक नकारात्मक अवधारणा है। इसी के काट के रूप में लाया गया विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि विधि जो बनाई जाएगी उसमें विभेद होगा, लेकिन वो विभेद जो है न्यायपूर्ण होगा। ठीक, एक गर्भवती महिला और एक सामान्य महिला के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो अलग अलग होंगे, उनको अलग अलग तराजू में तौल के देखने की जरूरत है, न कि एक तराजू में तौल के देखने की जरूरत है। एक अपाहिज व्यक्ति और एक सही आदमी की दौड़ लगाई जाए तो वो जरूरी सही बात है कि वो सही जो पैर वाला व्यक्ति वही जीतेगा और अपाहिज वो दौड़ जो है रेस हार जाएगा। तो क्या ये विधि की समस्त समानता को लागू करना दिखाता है, या क्या विधि की समस्त समानता कहेंगे आप? तो ये नहीं है। इसीलिए विधि के समान संरक्षण को लाया गया और इसी विधि के समान संरक्षण की जो बातें, यही से आरक्षण के प्रावधानों की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब आरक्षण सही है या गलत है वो प्रश्न का प्रश्न है, यहाँ पे वो चर्चा का बिंदु नहीं है ना। तो भारत के महान्यायवादी विधि सलाहकार होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, लोकसभा का होता है या भारत सरकार का होता है? तो किसका होता है? तो भारत का महान्यायवादी विधिक सलाहकार होता है, राष्ट्रपति का नहीं। ठीक, प्रधानमंत्री का नहीं, लोकसभा का नहीं, तो किसका होता है? भारत सरकार का होता है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति किसी पे केस करना है या उस पे केस होता है तो उसका प्रतिनिधित्व कोर्ट में कौन करता है? वकील करता है। वैसे ही महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। किसका होता है? भारत सरकार। किसी प्रधानमंत्री का वकील नहीं होता, वो मोदी गवर्नमेंट का वकील नहीं है, वो भारत सरकार का वकील है कि मोदी गवर्नमेंट, मोदी के मंत्रिमंडल का वकील है।
जिस समय वो अपने आप को प्रेजेंट करता है वो मोदी के रूप में नहीं, मोदी के सदस्य के रूप में नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नहीं, वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जो उस समय गवर्न कर रही है भारत पे। ठीक, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बातें की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को संसद में की कार्रवाइयों में भाग लेने बोलने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वो उसमें जो है मतदान जिस समय होता है तो मतदान में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये ध्यान में रखेंगे महान्यायवादी संबंधित बातें। और इसी तरह राज्यों में भी महाधिवक्ता का पद होता है। अब कह रहे हैं कि 45वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो आप जानते हैं कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो दो अनुच्छेदों के तहत जो है संसद और हाईकोर्ट को, सॉरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी करती है, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस क्या है? इसमें कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना कारण बताए, तो उसके परिवार के सदस्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाकर ये अपील कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी विधि के अधीन नहीं गिरफ्तार किया गया है, और उसके विरुद्ध अर्थात गिरफ्तारी के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट अपील कर सकते हैं इसको लेकर, अनुच्छेद 32 को लेकर। ठीक, हैबियस कार्पस। और उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जस्टिस होगा वो आदेश देकर व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने उपस्थित किया जाए और आदेश देने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना अनिवार्य हो जाएगा। और इस ठीक, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा है? तो हैबियस कार्पस है, न तो मैंडामास है, न सर्टोरियन, न वारंटी। तो इसको भी नहीं डिस्कस करते हैं, कभी पॉलिटी की क्लास नहीं जाएगी तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा यदि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तो। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश के शासन के लिए आधारभूत है क्या? मूल अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश के शासन के लिए आधारभूत है, अर्थात देश के शासन व्यवस्था के संचालन में राज्य हो या केंद्र, इन बातों को शामिल करना उसके लिए जो है जरूरी नहीं, मतलब अपने शासन या प्रशासन में इसको शामिल करने की जरूरत है, बाध्यकारी नहीं है, जरूरत है। ठीक, तो ये क्या है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो ये कह रहे हैं मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ठीक, तो मूल अधिकारों की बात है, मूल अधिकार तो शामिल करना जरूरी है। ठीक है, उसको उसमें राज्य कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि नहीं विधि बनाकर कम करे, ये सब करे, वो सब करे, तो राज्य उसको तो लागू करना अनिवार्य है। मूल कर्तव्य तो स्वेच्छा पे निर्भर करता है, करे या ना करे, वो तो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर, राज्य के ऊपर वो कोई दायित्व तो है नहीं। वो तो मूल कर्तव्य व्यक्तियों के कर्तव्य की बात करता है जो राज्य और समाज के प्रति उसके होने चाहिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ही इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा आपका, ये ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख 36 से लेकर 51 में किया गया है। और इसी में कहा गया है अनुच्छेद 37 में मतलब इसमें 36 से लेकर 51 में इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राजनीति निर्देशक तत्वों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, केंद्र और राज्य सरकार अपनी विधियों को बनाते समय इन्हें अपने में लागू करेंगी, अपने शासन सिद्धांत में इसको शामिल करेंगी। ऐसी बातें कौन कह रहा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है।
और ये इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 37 में कहा गया। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई और 37 में इस बात को कहा गया है कि राज्य या केंद्र अपने में विधियां बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो 37 मतलब ये 36 लेकर 51 में जो विधियां दी गई हैं उसको जो है अपने शासन में शामिल करेगा। इसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि देखिए जिस समय देश आजाद हुआ था तो केवल आजादी नाम मात्र की मिली थी। भारत अन्य चीजों में तो गुलाम ही था, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, और उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन के तहत सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थी समस्या, ऐसी कई सारी समस्याएं थी जिनको भारत को लेकर चलना था। और भारत के पास इतने फंड भी नहीं थे कि वो इन सब चीजों को तुरंत लागू कर पाता। इसलिए इसको जो है समय पर छोड़ दिया गया और राज्यों द्वारा या सरकार द्वारा समय समय पर विधियों को बनाकर इनको लागू किया गया। जैसे इसमें उल्लिखित था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार 6 से तो उसको लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी 45 में, तो उसको लागू किया गया सरकार ने विधि बनाकर 21A के तहत। फिर अनुच्छेद 40 में इसमें कहा गया था, पंचायतों की बात की गई थी, तो पंचायतों को देखिए, और 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को लागू किया गया। तो सरकार समय समय विधियों बनाकर आवश्यकता अनुसार इसको लागू कर सकती है और ये बाध्यकारी नहीं है। यदि लागू नहीं कर रहा है कोई राज्य सरकार या केंद्र, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं यार इसको लागू करेंगे। तो प्रवर्तनीय नहीं है ये, या प्रवर्तनीय का मतलब है इसको जो है लागू कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकता। ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है राज्यों और केंद्र सरकार के। तो 46 हो गया। 47 में आइए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ए, दूसरा है संसद, तीसरा है लोकसभा और चौथा है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो इसको हटाया किसके थ्रू जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, इसको हटाया कैसे जा सकता है? संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 जिसे महाभियोग कहते हैं उसके थ्रू हटाया जा सकता है। इसमें जो शामिल सदस्य होते हैं संसद के दोनों सभाओं के, संसद के दोनों सभाओं के निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो सकते हैं। संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो सकते हैं, जबकि इसको मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत जो उसमें नामित किए जाते हैं 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, वो सब भी इसमें भाग ले सकते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया में। ठीक, तो संसद द्वारा हटाया जाएगा। जबकि नियुक्ति, जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो संसद के दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की नियुक्ति में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य लेंगे। याद रखिएगा मनोनीत नहीं लेंगे, मनोनीत केवल किसमें भाग लेंगे? महाभियोग में, हटाने की प्रक्रिया में 2/3 बहुमत से पारित करके इनको हटाया जाएगा। जब और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। ठीक, तो ये सब जो है इसके जो है नियुक्ति में होते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया कौन? संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है और संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, जो कि 2/3 विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है और भविष्य में लाए जाने की संभावना भी नहीं है। बात की जा रही है भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक, की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप इसमें 1950, 52, 56, ठीक, 1956 इसका राइट आंसर क्या है? 1956 में LIC की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है।
48वां क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1950, 1952, 1956, 1958। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन LIC की स्थापना 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को किस वर्ष तपेदिक से मुक्त अर्थात टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 23, 24, 25। तो इसमें आपका जो है 2025 है। ठीक है, बाकी 2024 में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो क्या रखा है? हर घर जल मिशन के तहत हर घर में टैप वाटर पहुंचाने का। ठीक, हर घर जल मिशन के अंतर्गत हर घर में टैप वाटर को पहुंचाने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। बाकी 2022 में किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है एक स्लाइड पूरा कंप्लीट हुआ। नमस्कार।